नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल गेन। अगेन और इसमें फाइनेंस एक्ट 2024 में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। क्या है? यानी बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। हम क्या करेंगे, आपको दोनों बताएंगे, पुराने वाला क्या सिस्टम था और नया वाला क्या सिस्टम है। जब जब आएगा बताएंगे। ये कैपिटल गेन्स क्या है बेसिकली? अगर आपके पास, हम लोगों ने सैलरी देख लिया, हाउस प्रॉपर्टी देख लिया, पीजीबीपी देख लिया, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके बाद हमारा लास्ट हेड ऑफ इनकम बचेगा अदर सोर्सेज। अब इस दो चैप्टर्स के बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बचता है वो कौन सा है, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बचता है वो कौन सा है। यानी इन टोटालिटी 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है ना? अब फाइनल तक पीछा नहीं छोड़ते, सीए बनने तक पीछा नहीं छोड़ते, सीए बनने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। तो हम लोगों ने इसको पूरी तरह से देख लिया पीजीबीपी। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल गेन। अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, क्या है, और उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है तो ही कैपिटल गेन होगा। मींस कंडीशन नंबर 1 कैपिटल एसेट होना चाहिए, कंडीशन नंबर 2 ट्रांसफर होना चाहिए। अगर कोई कैपिटल एसेट है और उसका ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्या, तो कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल एसेट हो, कैपिटल ट्रांसफर हुआ हो, कैपिटल एसेट है ट्रांसफर नहीं हुए तो कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट नहीं है, ट्रांसफर हुआ हो, सोचना ही नहीं, दोनों ना हो तो आएगा भी नहीं। यानी कंडीशन ये है कि कैपिटल एसेट भी होनी चाहिए और उसका ट्रांसफर भी होना चाहिए, तभी कैपिटल गेन में आएगा। प्रॉब्लम ये आती है कि ये कैपिटल एसेट क्या होती है और ये ट्रांसफर क्या होता है। अगर देखो तो इसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर, वर्ड क्या लिखा है, ट्रांसफर, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, any profit or gain arising from transfer of a capital asset shall be charged to tax under the head capital gain in the same previous year। क्या वर्ड यूज किया है, in which transfer took place, in the same previous year in which the transfer। और ये भी बहुत बवालिया सेंटेंस है, ठीक है ना। ये सेक्शन 45 है, लेकिन सेक्शन 45 में ही इसके कुछ एक्सेप्शंस हम लोग देखेंगे, अपवाद देखेंगे, इसी के बाद में बात करेंगे इस पर, अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे। हमने क्या बोला, एनी प्रॉफिट और गेन arising from transfer of a capital asset shall be charged to tax under the head capital gain in the same previous year
इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, जिस प्रीवियस ईयर में ये ट्रांसफर होता है, जिस प्रीवियस ईयर में ये ट्रांसफर होता है उसी साल हम कैपिटल गेन भी लगाते हैं, इन द सेम प्रीवियस ईयर। तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है ट्रांसफर हुआ हो किसी और साल, टैक्स लगाएं किसी और साल? है ना, मैंने कहा ना इसके एक्सेप्शंस हैं। अभी अभी मैंने बोला इसके कुछ एक्सेप्शंस है, देखेंगे, अभी हम उसके लिए बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक बार और जरा बोलो तो, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। हमारे सामने अब दो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कवर करता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 और ये डेफिनेशन कवर करेगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। हमें इन दो डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ट्रांसफर की डेफिनेशन है। पहले पता तो चले कैपिटल एसेट होती क्या है। तो कैपिटल एसेट ये होती है, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। क्या वर्ड यूज किया? वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस और नॉट। अरे मतलब मेरी ये बिल्डिंग है जिसको हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, मेरी ये फर्नीचर है, एसी है, ये सारी चीजें हैं, तो क्या ये हमारी बिजनेस एसेट्स हैं? क्या ये कैपिटल एसेट हैं क्या? है? चाहे वो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। तो ना हो में कौन सी चीज आ जाएगी? क्या बिजनेस के बाहर की भी चीज हमारी कैपिटल एसेट होती है? अरे बिजनेस के बाहर की कोई चीज कैपिटल एसेट होगी? हाँ, मेरा घर, जमीन, गाड़ियां, ज्वेलरी। बात समझ में आ रही है? चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पीजीबीपी नहीं पढ़ रहे। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ द एसएससी या हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। चाहे वो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड एसेट हो या ना हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या होगी? कैपिटल एसेट होगी। तुम वहां कहां पहुंचे? अकाउंट्स में कहां पहुंच गए? टैक्स को अकाउंट्स के साथ तो बिल्कुल मत जोड़ना, साथ साथ लेकर मत चलना। एनी सिक्योरिटी, ढंग से सुनना, अब प्रॉपर्टी के बाद किसकी बात कर रहे हैं? हेल्ड बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब सारी चीज ऊपर शामिल हो गई तो अब क्या शामिल कर रहे हो? एफआईआईज होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। अगर उन्होंने कोई सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखी हुई है तो क्या वो कैपिटल गेन में आ जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा है, एफआईआईज का आ जाएगा। अगर आपने कोई सिक्योरिटी स्टॉक की तरह रखी है, खरीदने बेचने के लिए बिजनेस कर रहे हो शेयर और सिक्योरिटीज में, तो आपका पीजीबीपी में जाएगा। लेकिन एफआईआईज के लिए ऐसा नहीं है। एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अगर कोई सिक्योरिटीज स्टॉक इन ट्रेड की तरह भी रखी होगी तो वो पीजीबीपी में नहीं जाएगा। उसका प्रॉफिट एंड गेन कहां राइज होगा? कैपिटल गेन में राइज होगा। Any security held by an foreign by FIIs which was invested in which has been invested in such a security in accordance with the SEBI regulation। तो चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह क्यों ना रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी भी तरह से रखा हो। किसने रखा है? एफआईआईज ने।
कैसे रखा है? स्टॉक की तरह? हाँ, नहीं, ठीक है, तो भी कैपिटल एसेट है। स्टॉक की तरह रखा है तो भी कैपिटल एसेट है, स्टॉक की तरह नहीं रखा है तो है ही है। तो यहाँ सीधे सीधे एक ही लाइन दे रखी है, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर व्हिच हैज बीन इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशन, वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। चले आगे। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप, to which exemption under section doesn't apply on account of premium payable exceeding 2,50,000 for any of the previous year during the term of such policy. सर समझ में नहीं आया, ये भी कैपिटल एसेट है? हाँ, ये भी कैपिटल एसेट है। हाँ, यूलिप हमारी कैपिटल एसेट है। यूलिप का मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। क्या? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अभी हम बताते हैं क्या होता है। अगर आपके पास कोई यूलिप है जिस पर एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि वो अमाउंट 2,50,000 से अधिक है, तो वो हमारा कैपिटल एसेट माना जाएगा। यूलिप होता क्या है? जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी में, तो नॉर्मली वो आपको इसके बारे में नहीं बताएगा, वो बात ही नहीं करेगा, क्योंकि उन लोग का कमीशन कम हो जाता है और प्रॉफिट नहीं होता इसमें, और बहुत कम अमाउंट में बहुत ज्यादा रिस्क कवर होता है। इट्स अ प्योर टर्म इंश्योरेंस, इट्स अ प्योर इंश्योरेंस। कई साल पहले हम इसी के बारे में जानते थे, टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। बाद में एक नया आया कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्या? इसी के बारे में बताते हैं आपको सारे लोग, और इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में यूलिप भी कहते हैं। आप क्या कराने गए थे, लेकिन आपसे क्या करवा लिया गया? आपसे कहा गया एक काम करो, हर साल 1,00,000 रुपए दो, जिसमें 20,000 आपका इंश्योरेंस का रहेगा और 80,000 इन्वेस्टमेंट रहेगा। आपको हम इतना इतना फायदा देंगे। कंपनियां ये बोल रही हैं, और लोगों को आज की डेट में मैक्सिमम लोगों को यही मालूम है। एक होता है टर्म इंश्योरेंस, जो प्योर इंश्योरेंस होता है। मान लो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाना है, आप केवल 5,000 रुपए सालाना देंगे, आपका टर्म इंश्योरेंस हो जाएगा। 6,000 रुपए देंगे, टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का हो जाएगा। और यहां पर वही इंश्योरेंस 1 करोड़ का 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए में होगा सालाना। बात समझ में आई? यहाँ पर उन लोग का इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाता है, यानी कि बचत ज्यादा हो जाती है इंश्योरेंस एजेंट वगैरह की, तो वो लोग आपको यही बताते हैं, और लोग मैक्सिमम इसी में इन्वेस्ट करते हैं। हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो मेन इस पर बात करते हैं। बात समझ में आई? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम टर्म इंश्योरेंस की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम कैपिटल एसेट में इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, तो कैपिटल एसेट आ गया ना? नहीं आया? तो इसको भी शामिल कर लिया गया है इस पूरे को, किसमें? कैपिटल एसेट में। एनी इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आप यूलिप स्कीम में, टू विच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन डजंट अप्लाई, जिस पर एग्जेम्पशन सेक्शन 1010D का अप्लाई नहीं था, आएगा, चिंता ना करना, ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2,50,000, जिसका प्रीमियम ही 2,50,000 से ज्यादा है और उसका डिडक्शन नहीं मिल रहा है हमको, कहां पे? 1010D में, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल एसेट हो जाएगा। बस इतना याद रखो, यूलिप शुड बी कैपिटल एसेट। जिनका एग्जेम्पशन मिला है उनको छोड़ दो, बाकी जो हैं यूलिप्स जो 2.5 लाख रुपए से अधिक के प्रीमियम वाले हैं, जिनको इश्यू किया गया है 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, तो वो हमारे कैपिटल एसेट का हिस्सा बन जाएंगे। बस इतना अभी याद रखना है तुम लोग को। चल सकते हैं आगे।
मैंने कहा कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट, चाहे वो एसएससी के बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई एफआईआई है, उसने कोई सिक्योरिटी हेल्ड की हुई है, तो वो भी हमारी कैपिटल एसेट मानी जाएगी एफआईआई के लिए। तीसरा मैंने बताया कि अगर कोई यूलिप है 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इश्यू है और उसका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से अधिक है, जिसका कि बेनिफिट नहीं मिला था 1010D में, तो वो भी हमारी कैपिटल एसेट है। चल सकते हैं। यूलिप का मतलब होता है ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर अब कोई पूछता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, तो कैपिटल एसेट पहला आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे रिलेटेड टू बिजनेस हो या ना। दूसरा मैंने बताया सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यूलिप if not covered under section 1010D and premium is exceeding rupees 2 lakh, बस ये है, याद रखना है। लेकिन इतने से खत्म नहीं हुआ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, ये तो अभी शुरुआत। कैपिटल एसेट does not include क्या क्या शामिल नहीं होगा? एग्रीकल्चरल लैंड नहीं शामिल होगा। जिस तरह एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, उसी तरह एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर करने पर अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो कैपिटल गेन माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि कैपिटल एसेट है ही नहीं। क्या? एग्रीकल्चरल लैंड, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डेफिनेशन देखना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन क्या है। दूसरा, स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोला मैंने? स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता, वो पीजीबीपी अराइज होता है। क्या अराइज होता है? इधर देखो, मैंने सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई कहा, चाहे स्टॉक की तरह क्यों ना हो, वो कैपिटल एसेट होगा। इसको पीजीबीपी में नहीं ले जाएंगे, लेकिन जो चीज पीजीबीपी में जाएगी वो फिर कैपिटल एसेट में, कैपिटल गेन में नहीं आएगी। तो स्टॉक इन ट्रेड को परचेस सेल करने पर क्या होता है? पीजीबीपी। एग्रीकल्चरल लैंड को हम कैपिटल एसेट मानते ही नहीं, स्टॉक इन ट्रेड हमारा कैपिटल एसेट होता नहीं। बोलो। अब बात करते हैं पर्सनल इफेक्ट्स। मूवेबल ओनली, इमूवेबल नेचर का पर्सनल इफेक्ट नहीं हो सकता। मेरा घर पर्सनल इफेक्ट है?
हाँ है, लेकिन इमूवेबल है, वो कैपिटल एसेट है। मेरी ये पेन घर पे जो हम यूज करते हैं। अच्छा, कपड़े हमारे, ये पर्सनल इफेक्ट है। खाने पीने के बर्तन, पर्सनल इफेक्ट है। साइकिल, फ्रिज, कूलर, एसी। कुछ की मुंडियां ना में हिल रही हैं, कुछ की हाँ में। अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। जब तक खाने पीने के बर्तन तक था तब तक दिक्कत नहीं थी, जैसे ही बढ़ते बढ़ते फ्रिज और एसी पर आए तब तक टेंशन बढ़ गई। मोटरसाइकिल, कार, मर्सिडीज कार, बीएमडब्ल्यू कार, वो सब पर्सनल हो सकता है। अगर कार को हम बेचें 5 करोड़ में तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तुम ही तो बोल रहे हो पर्सनल इफेक्ट है, और अगर पर्सनल इफेक्ट है तो कैपिटल एसेट नहीं है, और जब कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर बोलूं? अब ठीक से सुनना। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होते, यानी पर्सनल इफेक्ट को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो उस पर कोई फायदा होगा तो कैपिटल गेन नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल एसेट नहीं है। और कैपिटल एसेट और ट्रांसफर होना जरूरी होता है, तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं है हमारा पर्सनल इफेक्ट। तो हमारे कपड़े पर्सनल इफेक्ट है या नहीं? खाने पीने के बर्तन, साइकिल, स्कूटर, बाइक, हाँ, कार, ये पर्सनल इफेक्ट है या नहीं है? है, है। अब प्रॉब्लम आती है कि बाइक 1 लाख वाली या 5 करोड़ वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पर्सनल इफेक्ट है। कार 10 लाख वाली या 10 करोड़ वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पर्सनल इफेक्ट है। पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है वो चीजें जिनको हम पर्सनल यूज करते हैं रूटीन लाइफ में। ग्लास, पानी पीने वाला, पर्सनल इफेक्ट है या नहीं? लेकिन उसमें अगर मैंने सोने की कवर लगवा रखी हो तो तब पर्सनल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो ज्वेलरी बन गया। ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट नहीं हो सकता। बात समझना, थोड़ा धीरे धीरे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट नहीं हो सकता, ज्वेलरी को हटाया गया है। ज्वेलरी का मतलब क्या समझते हो? ज्वेलरी का मतलब क्या समझते हो? ज्वेलरी का मतलब क्या समझते हो? तुम लोग के दिमाग में जो ज्वेलरी का मतलब जा रहा है मैं बता रहा हूं। सोने की चेन, कड़ा, बैंगल्स, हाँ या ना? वो ऑर्नामेंट्स होते हैं। उसको हम लोग आभूषण कहते हैं। ज्वेलरी का मतलब होता है, ऑर्नामेंट्स तो शामिल हैं ही हैं। अगर कोई गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम
या कोई प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन या मेटल्स। एवन जो ब्रिक्स होते हैं, गोल्ड ब्रिक्स, वो भी हमारे ज्वेलरी में आएंगे। अब कोई कहेगा ब्रिक पहनकर, हम तो ज्वेलरी पहन के ऑर्नामेंट्स पहने, नहीं भैया, वो ज्वेलरी है लेकिन ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अगर मैंने ग्लास में कुछ सोने की लेयर चढ़ा दी तो ज्वेलरी में आएगा या पर्सनल इफेक्ट में आएगा? ठीक है ना, कोई गिलास पहन के अब नहीं कह सकता हमने ज्वेलरी पहनी है, वो ज्वेलरी ही है। लेकिन ये फर्नीचर मेरा पर्सनल इफेक्ट है, घर का है, घर में यूज हो रहा है, तो ये पर्सनल इफेक्ट है। लेकिन तुम लोग को मालूम नहीं, जो हैंडल है ये डायमंड का है, डायमंड इसमें जड़े हुए हैंडल में, तो ये पर्सनल इफेक्ट है। क्या बन गया? ये ज्वेलरी बन गई, मतलब ये तुम्हारी ज्वेलरी है। हाँ, ये पेन, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है कैप, प्लेटिनम का है, पेन नहीं है, फिर ये ज्वेलरी बन गई। ये जो शर्ट पहना है, इसका बटन हीरे का है, तो क्या पहना है ये? ये शर्ट नहीं पहना है, ये क्या पहना है? जैसे साड़ियां होती हैं, उस पर सोने की जरी की जाती है, तो क्या बन जाती हैं फिर? अब समझ में आ रहा है? ज्वेलरी का मतलब समझ में आया? तो पहले तो ज्वेलरी समझ लो। ज्वेलरी इंक्लूड्स ornaments made of gold, silver, platinum or other semi-precious metal or any alloy containing one or more of such precious metal. Whether or not, चाहे उनको किसी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन में के साथ किया गया, कंटेन किया गया या नहीं, and whether or not worked or sewn into any wearing apparel, चाहे उनको किसी कपड़े के साथ जोड़ दिया गया हो या नहीं जोड़ा गया है। तो ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और अदर सेमी प्रीशियस मेटल, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल और स्टोन, वेदर और नॉट, चाहे उनको किसी वेयरिंग अपीयरल में जोड़ा गया हो या ना जोड़ा गया हो, वो हमारा ज्वेलरी कहलाएगा। ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स के अलावा प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, चाहे उनको किसी फर्नीचर में सेट किया गया हो या ना किया गया हो, बर्तन में लगा दिया गया हो या ना लगा दिया गया हो, और अदर आर्टिकल ऑफ वर्कड और सीन इन वेयरिंग अपीयरल, चाहे उनको किसी वेयरिंग अपीयरल में जोड़ा गया हो या ना जोड़ा गया हो। तो बर्तन और कपड़ों में जोड़ देने से वो बर्तन या कपड़ा क्या बन जाता है? ज्वेलरी बन जाता है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो पहला मैंने बताया स्टॉक इन ट्रेड, ये मेरा क्या होता है? कैपिटल एसेट नहीं होता। एग्रीकल्चरल लैंड, ये मेरा कैपिटल एसेट नहीं होता। पर्सनल इफेक्ट्स, ये हमारे कैपिटल एसेट नहीं होते, लेकिन ज्वेलरी हमारी पर्सनल इफेक्ट नहीं होती, वो कैपिटल एसेट हो जाती है। बोलो। अच्छा, 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। जब सरकार को पैसों की जरूरत पड़ती है, जब देश में पैसों की कमी हो जाती है, तो सरकार आप लोगों से कहती है एक काम करो, हम एक तरीका यूज करते हैं, हम गोल्ड बॉन्ड इश्यू कर देते हैं, हम नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड इश्यू कर देते हैं, जिससे हम उस मुसीबत से, यानी सरकार अपना खजाना भरने के लिए आपसे गोल्ड की डिमांड करती है और आपको उसके बदले क्या देती है? गोल्ड बॉन्ड। उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाए, क्योंकि आपने नेशनल इंटरेस्ट में अपना गोल्ड सरकार को दे दिया। तो गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल बियरर बॉन्ड इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा कैपिटल एसेट नहीं होता। तो कैपिटल एसेट क्या क्या नहीं होता? पहला,
स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड, पर्सनल इफेक्ट, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, बस इतना याद रखना। ये हमारे कैपिटल एसेट नहीं होते। लेकिन जब बात करेंगे पर्सनल इफेक्ट की, तो पर्सनल इफेक्ट में शामिल मत करना, पर्सनल इफेक्ट में शामिल नहीं है ज्वेलरी। लेकिन केवल यही नहीं, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस जो होते हैं वो भी पर्सनल इफेक्ट नहीं माने जाते। जो पुरातत्व विभाग से रिलेटेड होते हैं ना, आपके पास 500 साल पुराना घड़ा है, क्वाइन हो गया, तो ये सारी चीजें नहीं मानी जाएंगी क्या, पर्सनल इफेक्ट। अगर आपके पास कोई ड्राइंग है या पेंटिंग है, कई लोग जाओ तो घर पे बैठे रहते हैं, पीछे कुछ टंगा रहता है, पूछते हैं क्या है, ये ड्राइंग है, कितने की है, 5 करोड़ की है, क्या बता रहे पता नहीं चल रहा, मॉडर्न आर्ट है, तो हम भी बना सकते हैं है कि नहीं। तो ये क्या है आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये भी पर्सनल इफेक्ट नहीं हो सकता। कैसे यूज करोगे पर्सनली भाई, खाने पीने रहने की चीजें तो समझ में आ रही हैं। ज्वेलरी का कौन सा सिस्टम होता है, पेंटिंग का कौन सा सिस्टम होता है, ड्राइंग का कौन सा सिस्टम होता है पर्सनल इफेक्ट में। स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। स्कल्पचर्स होते हैं ना जो बनाए जाते हैं हाथ से, ड्राइंग या पेंटिंग का ही पार्ट होता है। ड्राइंग भी 10 तरह की होती हैं, ठीक है ना। Accordingly, these assets are within the purview of the definition of capital asset. अगर इनको ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन अराइज होगा, भले पर्सनल इफेक्ट हो, लेकिन ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल करेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट और स्कल्पचर्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल एसेट हो जाएंगे। वापस आए, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल है, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस और एसएससी और नॉट। दूसरा बताया गया यूलिप, और तीसरा बताया गया एफआईआई की सिक्योरिटीज, ये कैपिटल एसेट होती हैं। लेकिन कैपिटल एसेट में शामिल नहीं है स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड, पर्सनल इफेक्ट, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, ये शामिल नहीं होते हमारे। लेकिन पर्सनल इफेक्ट की जब बात आती है तो पर्सनल इफेक्ट से भी हटाया गया है किसी चीज को। ज्वेलरी, भैया तुम पर्सनल इफेक्ट नहीं हो, इसका मतलब तुम कैपिटल एसेट हो। ड्राइंग, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। अब हमको जानते हो सीखना क्या है, अब हमको सीखना है ये एग्रीकल्चरल लैंड क्या होती है, ये सीख गए हम लोग। हम लोग ये सब सीख गए, पता नहीं एक चीज नहीं सीखी, वो क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में जो हमको स्टोरी है वो ये समझनी है, ये ये बताने के बजाय ये बताया गया है कि कैपिटल एसेट में शामिल है अर्बन लैंड, यानी जमीन को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक बात बताओ, कनॉट प्लेस पे मेरा घर है, उस घर पे मैंने सब्जियां उगा दी, क्या बन गया, वो हो गया ना। अब मैं उस घर को बेच रहा हूं तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला, क्योंकि वो क्या बन गया। इतनी मार खाओगे तुम लोग, ऐसे तो हर आदमी 2-4 सब्जी के पौधे
देगा, कहेगा ये एग्रीकल्चरल लैंड है। नहीं हो सकता। तो जमीन को ऐसे नहीं बांटा गया है कि आप खेती करते हो। जमीन को इस तरह से बांटा गया है कि ये अर्बन लैंड है, ये रूरल लैंड है। बात समझे? तो यहां पर जो हम लोग देखेंगे, ये वाला देखेंगे, जरा ढंग से देखना। Agricultural land is the land which is not situated in the specified area. मैं फिर बोलूं, agricultural land is a land which is not situated in the specified area. मैंने जो बोला, मैंने कहा अगर इस एरिया के अंदर कोई जमीन आएगी और ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे अगर ये स्पेसिफाइड एरिया है, अगर इसके अंदर जमीन आएगी तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहलाएगी। इसके बाहर की ही जमीन हम एग्रीकल्चरल लैंड की कैटेगरी में रखेंगे, बशर्ते उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हों। इस एरिया के बाहर अगर कोई जमीन आएगी वही एग्रीकल्चरल लैंड होगी, बशर्ते उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हो। इस एरिया के अंदर अगर कोई जमीन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज भी होती होगी तो भी हम उसको एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बोलेंगे, भले ही 1 एकड़ हो या 10 एकड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम जमीन की बात करेंगे, यहां से लेकर इंच टेप नापना शुरू नहीं करेंगे। जिस तरह से बर्ड्स फ्लाई करती हैं ना, या गूगल करके देखेंगे, गूगल मैप होता है ना ऊपर से, जिस तरह चिड़िया ऐसे उड़ती है, तुम लोग को यहां से यहां जाना होगा तो ऐसे जाओगे सड़क से, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे करके यहां पहुंचोगे। तो ऐसे ऐसे मत नापना इंच टेप की तरह, नहीं समझे? वो सीधे सीधे आप यहां पे हैं, ये है, यहां से ऐसे नापना है सीधा, ठीक है? अरे बोलो। एग्रीकल्चरल लैंड मेरी कैपिटल एसेट नहीं होती, यही तो बोला मैंने, बशर्ते वो स्पेसिफाइड एरिया में ना हो। तो स्पेसिफाइड एरिया क्या है? बता दें। एनी एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, चाहे आप उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम दे दो, नोटिफाइड एरिया कमेटी का नाम दे दो, टाउन एरिया कमेटी का नाम दे दो, टाउन कमेटी दे दो, या कोई भी नाम दे दो। अगर कोई ऐसा एरिया में हमारा जमीन आता है तो हमारा अर्बन लैंड कहलाएगा, वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहलाएगा, वो स्पेसिफाइड एरिया के अंदर कहलाएगा, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर की जमीन है। आप उसको एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बोल सकते। अब चाहे टाउन एरिया का नाम दे दो, म्युनिसिपल एरिया का नाम दे दो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम दे दो, या कुछ भी नाम दे दो, अगर उस एरिया के अंदर आता है तो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगा। अच्छा, इस एरिया के बाहर की जमीन है, इस एरिया के बाहर की जमीन है, in any area within the distance measured aerially, aerially नहीं, aerially, एरियल मतलब एंटीने से, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस। मैं फिर एक बार बोलता हूं, अगर कोई जमीन इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया बोर्ड की कैटेगरी के अंदर आता है तो वो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगा, क्योंकि वो जमीन स्पेसिफाइड एरिया कहलाएगी। कंटोनमेंट बोर्ड में आने वाली जमीनें भी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होंगी। क्या बोला मैंने? कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आने वाली जमीनें भी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होंगी।
और आगे लिखा है एंड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। म्युनिसिपल एरिया की जमीन हो प्लस वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो। पॉपुलेशन कितनी हो तो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगी। म्युनिसिपल एरिया के अंदर हो, कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया के अंदर, और वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा। जिस जिस शहर में एयर स्पेस होता है हवाई जहाज किया, वहां कंटोनमेंट बोर्ड होता है, ठीक है ना। लिखा रहता है इस जमीन पर आप इतने से ऊपर मकान नहीं बनवा सकते। पता चला जहाज आया, उस मकान के साथ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, साथ में मिल गए। ठीक है ना, हर जगह WTC होने लगेगा। WTC क्या? हाँ, तो वो काम ना हो, ठीक है ना। अगर ये जमीन इस एरिया के बाहर है, म्युनिसिपल एरिया के बाहर है, अब हम देखते हैं क्या कवरेज है। 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर के ऊपर का तो सोच ही लेना। 8 किलोमीटर के, 2 किलोमीटर के अंदर अगर जमीन है, क्या, और वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, सॉरी, वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक है, 2 किलोमीटर के अंदर। 6 किलोमीटर के अंदर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के अंदर है। 8 किलोमीटर के अंदर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। मैंने क्या क्या पॉपुलेशन की साइज बताई? 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10,000, 10 लाख से ज्यादा। बस ना, याद रहेगा। अब हम इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं अपने हिसाब से। एग्रीकल्चरल लैंड में क्या साइज बताई? 10,000, 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक, 1 लाख से अधिक, 10 लाख तक, 10 लाख से अधिक। सबसे पहले आउटर एरिया पकड़ लेते हैं, तुम लोग खुद बताना। ये 10 किलोमीटर है और यहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। 8 किलोमीटर, सॉरी सॉरी, 8 किलोमीटर। कितना एरिया है? इस लिमिट के म्युनिसिपल एरिया के बाहर है। किसके बाहर है? लेकिन 8 किलोमीटर के अंदर है, और वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। तो वो भी हमारा स्पेसिफाइड एरिया हो गया। अगर 6 किलोमीटर है, कितना, और वहां की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, तो भी ये स्पेसिफाइड एरिया है। दो किलोमीटर है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है। बोलो। अप टू 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स, यानी वो गोले के बाहर, एंड विच हैज अ पॉपुलेशन रेंजिंग बिटवीन 10,000 एंड 1 लाख। और अगर 6 किलोमीटर तक है और वहां की पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है और 10 लाख तक है, और अगर 8 किलोमीटर है और वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। बोलो। तो ये हमारा स्पेसिफाइड एरिया में हो गया। लेकिन अगर 8 किलोमीटर के बाहर है और पॉपुलेशन भले ही 40 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने के बाहर हो? 8 किलोमीटर के बाहर।
और पॉपुलेशन कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। म्युनिसिपल एरिया के बाहर 8 किलोमीटर के बाहर कोई दिक्कत नहीं है। 8 किलोमीटर के अंदर की जमीनों को हमने स्पेसिफाइड एरिया माना है। 8 किलोमीटर के अंदर पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, क्यों नहीं आएगी स्पेसिफाइड एरिया में? इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है। 6 किलोमीटर के अंदर है, वहां की पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है। 2 किलोमीटर के अंदर है, 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पॉपुलेशन, वो स्पेसिफाइड एरिया में आएंगे। किस में आएंगे? अप टू 10,000 है। बोलो। ये लोकल लिमिट है। क्या है ये? दिख रहा है? इसको हम एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे, कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर 10,000 से 1 लाख है तो ये स्पेसिफाइड एरिया हो गया। अगर 6 किलोमीटर, कहां से? यहां से 6 किलोमीटर, ये पूरा, तब इसको भूल जाना, ये हिस्सा। और यहां की पॉपुलेशन 10,000, 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक है। और अगर फिर इसको भूल जाओ और यहां तक याद रखो, यहां की पॉपुलेशन लोकल एरिया के बाहर 8 किलोमीटर और मोर देन 10 लाख हो, तो ये हमारे स्पेसिफाइड एरिया में आ जाएगा, यानी अर्बन लैंड कहलाएगा, यानी इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन अगर इसके बाद है, कुछ भी हो 8 किलोमीटर के बाद, कोई दिक्कत नहीं, पॉपुलेशन का कोई लेना देना। चलो, तुम लोग को क्या ये समझ में आ रहा है? 1 किलोमीटर के अंदर है लोकल लिमिट के, और पॉपुलेशन 10,000 से कम है, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, लिमिट के बाहर है, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं है, लिमिट के अंदर है, मतलब 2 किलोमीटर के अंदर है, तो वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, है, तो कैपिटल एसेट हो गया। 2 किलोमीटर है, हाँ है, सोचना क्या है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है भाई। 3 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर तक 1 लाख तक की पॉपुलेशन को अवॉइड करो, नहीं माना जाएगा। 6 किलोमीटर के अंदर तक 1 लाख तक की पॉपुलेशन अवॉइड करो, मान लिया जाएगा। 6 किलोमीटर के अंदर 1 लाख तक की पॉपुलेशन अवॉइड करो, मान लिया जाएगा। 6 किलोमीटर के अंदर 1 लाख तक की पॉपुलेशन अवॉइड करो, नहीं माना जाएगा। 6 किलोमीटर के बाहर 8 किलोमीटर तक 10 लाख तक की पॉपुलेशन अवॉइड करो, 8 किलोमीटर तक, नहीं माना जाएगा, मान लिया जाएगा। 9 किलोमीटर है, भले कितनी भी पॉपुलेशन हो, नहीं माना जाएगा। तो पहले 8 किलोमीटर का दायरा बना लो लिमिट के, उसके बाद लिख दो कि भैया यहां पर कितनी भी पॉपुलेशन हो, 10 लाख से ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? लेकिन अगर 8 किलोमीटर के अंदर 10 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है तो कवर हो जाएगा। 6 किलोमीटर के अंदर 1 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है, कवर हो जाएगा। 2 किलोमीटर के अंदर 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो कवर हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, याद रहेगा। टाटा बोले। ये आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन थी। हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग सेक्शन 247 पढ़ेंगे। कौन सा सेक्शन? ट्रांसफर की डेफिनेशन। थैंक यू बच्चों।